नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाते हुए समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक चूक हमसे या भारतीय जनता दल से हो गई है कि 24 मार्च 1931 को हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद राजगुरु और अमर शहीद सुखदेव को फांसी लगनी थी। तो उनकी शहादत का जो तारीख है वो 24 मार्च ही है। लेकिन ये जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, जिससे कि पूरा देश जो कि इस बात से बहुत उबल गया था और इस पर दबाव डाल रहा था कि जाकर के वायसराय लॉर्ड इरविन से यह निवेदन करे कि इनकी फांसी रुक जाए, तो लॉर्ड इरविन से जो कि देश इसे अपेक्षा कर रहा था कि लॉर्ड इरविन से इन अमर शहीदों की फांसी रुकवाने की बात कहेगा, ये जाकर के उल्टा उसने इस मुल्क के साथ एक घोर गद्दारी की कि उनको ये सलाह दे आया कि इनको 12 घंटे पहले ही मार दीजिए और इसी की गद्दारी और इस तरह के सलाह के कारण ही जो उनकी शहादत 24 मार्च 1931 के बजाय वो 23 मार्च 1931 को ही उनकी फांसी हो गई। तो भारतीय जनता दल की नज़रों में 24 मार्च 1931 ही जो है शहादत का दिवस है। हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु की शहादत का दिवस है। ये तो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के कारण जो है वो उनकी शहादत का दिन जो है 24 मार्च के बजाय वो 23 मार्च हो गया। तो इस गद्दार को हमेशा देश याद करे और अपनी मान्यताओं में अपने जो राष्ट्रपिता के रूप में है और बापू के रूप में है और सफाई अभियान के रूप में, तमाम चश्मा के रूप में है और हमारे देश के हाले काफ़ी संस्थानों में, किताबों में और जो है काफ़ी और हर एक ईंट पत्थर पर गांधी महात्मा के रूप में भारत सरकार की जो RBI
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो नोट है उस पर भी इसकी फोटो, उसकी फोटो के लिए तो मोदी जी जिम्मेदार हैं। अब देखिए वो कब कब उनका नाटक बंद होता है, वो कब करते हैं। वैसे भारतीय आवाम ताकत दल तो जब आएगा, ये सत्ता इसको यदि अपनी आदरणीय भारतीय आवाम का आशीर्वाद मिलता है, इसकी हुकूमत आती है, तो निश्चित है कि इस कलंक को जो मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में है और भारतीय नोटों पर है, वो तुरंत हटा करके हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही स्थापित करेगा वहाँ पर। तो ये पूरे दिलों से निकाल दें इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को। तो शहादत का दिवस हमारे उन अमर शहीदों का वो 24 मार्च ही है। 23 मार्च तो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी के कारण जो है उनकी शहादत का दिन जो है 24 मार्च के बजाय हुआ 23 मार्च को हो गया है। इसलिए कल का ही एपिसोड जो है हमारे इन्हीं अमर शहीदों को समर्पित है। ये थोड़ी चूक हो गई, भूल हो गई, इसलिए हम उनसे भी माफ़ी मांगते हैं और अपने देशवासियों से भी माफ़ी मांगते हैं कि ये हमसे चूक हो गई कि कल का एपिसोड जो है उन्हीं अमर शहीदों के नाम से समर्पित है, जो कि कह नहीं पाया। इस संबंध में वो फिलहाल वो सवाल अभी अधूरा रह गया। जो चुनाव चल रहा है विधानसभाओं का, असम विधानसभा का, पश्चिम बंगाल विधानसभा का, पुदुचेरी विधानसभा का, तमिलनाडु विधानसभा का, केरल विधानसभा का, तो विशेष करके पश्चिम बंगाल में जो चुनाव की सरगर्मी ज़्यादा दिख रही है, तो उसमें ये जो ममता बनर्जी है, उससे हमारे जो पश्चिम बंगाल के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, वो इससे सवाल जरूर करें कि जो ये मोहनदास करमचंद गांधी गद्दारी करके जो उसमें देश निवेदन कर रहा था, इससे अपेक्षा कर रहा था कि इन अमर शहीदों की फांसी रुकवाए और जाकर के इस तरह की बात जो है वो वायसराय लॉर्ड इरविन से करे। इसके बजाय जाकर के इनको 12 घंटे पहले ही फांसी लगवा करके इनको मार देने की सलाह जो दिया इसने, और ऐसा कुकर्म करके यह देश का जो है सबसे बड़ा गद्दारी का काम किया। यहाँ तक कि मीर जाफर और जयचंद से भी ज़्यादा घटिया इसने गद्दारी की देश के खिलाफ। तो उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को ये ममता बनर्जी अपना नेता मानती है या नहीं, या हमारे अमर शहीद हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को वो अमर शहीद के रूप में मान्यता वो देती है कि नहीं देती है। जब ये भुनाने लगे उनको, और साथ साथ ये दोगलापंथी में ये वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को नेता मानना भी न छोड़े, तो तब इस दोगलापंथी के लिए जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, पश्चिम बंगाल कहे जाने वाले भूखंड में रहने वाले हमारे भारतीय भाई बहन, इसलिए देखिए ये संबोधन इसलिए कहा जा रहा है, अवधारणा जो है होनी चाहिए कि पूरी की पूरी जो ये भारत देश है, भारत भूमि है, ये अपनी मातृभूमि है, और इसके अलग अलग हिस्सों में हमारे भारतीय भाई बहन वो निवास करते हैं। इस प्रांतवादिता का जो कि ये इस जो प्रांतवादिता का जो ये प्रश्न है कि ये पश्चिम बंगाल है, ये तमिलनाडु है, ये केरल है,
ये उड़ीसा है, गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, यह जो है उस गद्दार नेहरू के कुकर्मों का ये फल है, जिसने भाषा के आधार पर प्रांत बनाया। भाषा के आधार पर प्रांत नहीं बनाना चाहिए था। इसके संबंध में भारतीय जनता दल ने कई बार यूट्यूब के माध्यम से कहा हुआ है कि इसी प्रकार जो है अमेरिका भी जो है अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, तो उसके आंदोलन का जो नेता था जॉर्ज वाशिंगटन, तो वो अंग्रेजों को भगा करके वहाँ पर उसने जो प्रांत बनाया, तो जो है उसने जो है ऊर्ध्वाधर रेखाएं और जो है पट रेखाएं, मतलब कि वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस, या ऊर्ध्वाधर रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, या खड़ी रेखाएं, या पट रेखाएं, ये सब भी आप मान लीजिए, खींच करके उसके नक्शे में, अमेरिका के नक्शे में वो 50 या 51 प्रांत बना दिया। यानी प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार भारत चूंकि नया एक राष्ट्र के रूप में उभर रहा था, अंग्रेज यहाँ से जा चुके थे, इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करना था कि भारतीय एकता को नुकसान पहुंचे। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा गद्दार था ये जवाहरलाल नेहरू, तो इसने भाषा के आधार पर प्रांत बना करके भाषाई कट्टरता और प्रांतीय कट्टरता की इसने नींव डाली, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। तो उसी का परिणाम है कि आज भारतीयता के रूप में महसूस करने के बजाय हम बंगाली हैं, हम केरलाइट हैं, हम तमिल हैं, हम पंजाबी हैं, एक बिहारी 100 पर भारी, हम गुजराती हैं, हम मराठी हैं। ये इस तरह की चुनौतियां मिल रही हैं भारतीय एकता को, और इसके पीछे सिर्फ वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू की वो देश के खिलाफ गद्दारी है, जिसने भाषा के आधार पर ये प्रांत बनवाया। तो खैर, हमको हमेशा उन अमर शहीदों की, जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि महापुरुष इत्यादि अमर शहीदों, महापुरुषों के जज्बे को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए, जिन्होंने भारतीयता की बात जगाई थी। तो आज उसकी परम आवश्यकता है। तो जो हमारी मातृभूमि है वो एक ही है, भारत भूमि। इसके अलग अलग भूखंडों में हमारे भारतीय भाई बहन, वो अपने ही भारतीय भाई बहन है, वो निवास कर रहे हैं। यही तथ्य, यही मान्यता हर एक भारतीय भाई बहन के दिमाग में होनी चाहिए। तो पश्चिम बंगाल कहे जाने वाले इस अपनी मातृभूमि के भूखंड में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन, जो चुनाव हो रहा है, इस ममता बनर्जी से, ममता बनर्जी को भी भारतीय जनता दल स्पष्ट शब्दों में गद्दारी कर रहा है, क्योंकि यह भी उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को नेता मानती है। यह भी जो है उस गद्दार नेहरू को अपना नेता मानती है, जो कि उसी से वो निकली है। उसी जीएनपीसी का ही एक टुकड़ा है वो टीएमसी, और उसकी गद्दारी की करतूतें तो और ज्यादा हैं कि सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म को बहुत बढ़ावा देती है। उसके दिमाग में है कि यदि हम कुछ इस्लाम आस्था के कट्टरवादियों को खुश करेंगे, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का मतलब, माने जिनको आप लोग मुसलमान कहते हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी दल मुसलमान कहना वो जो है कहना जो है न्यायोचित या मुनासिब या क्या कहते जस्टिफाइड नहीं मानता है। इसलिए इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कट्टरवादियों को खुश करने के लिए जो इसकी सांप्रदायिक जो मानसिकता है ममता बनर्जी की, वह भी इस देश के साथ गद्दारी है, भारतीय समाज के खिलाफ गद्दारी है। तो इस तरह से जो है सांप्रदायिकता को हवा देने वाली, उसको पालने वाली जो है उस तरह की गद्दार है। तो काफी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो है जो पश्चिम बंगाल के हैं और जो मतदाता गण भारतीय भाई बहन है, वो जरूर इससे सवाल करें, इसे गद्दार ममता बनर्जी से, कि उस देश के घोर गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, देश के घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता मानती कि नहीं मानती है, तभी उसकी असलियत और कलई उसकी खुल जाएगी। बाकी तो जो उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है वो तो है ही, लेकिन वो भ्रष्टाचार की जांच ये मोदी महोदय नहीं करवाएंगे, सिर्फ भुनाते हैं। मोदी महोदय कोई भी भ्रष्टाचार का केस जो है आज तक उन्होंने कोई उसकी जांच नहीं करवाया और न उनको न वो करवाने की मंशा रखते हैं। यह भी गद्दारी है मोदी जी की भारत इस देश के खिलाफ। जितनी भी बुराइयों को वर्णन करते हैं, उसका एक माहौल बनाते हैं, और एक भी जो है वो भ्रष्टाचार या लूट का जो है वो उस केस को न तो जांच करवाते हैं, हाँ दिखावे के लिए वो कुछ भी करते हैं, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। तो ऐसा ही सवाल ये मोदी महोदय से भी जो है पूछा जाना चाहिए। वो जनता इनसे पूछे कि क्या आप जो है मोहनदास करमचंद गांधी जो कि इतना बड़ा गद्दार है, आप उसको गद्दार मानते कि नहीं मानते हैं? अपने आप जो है मोदी महोदय की कलई उसी समय खुल जाएगी। और इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को भी ये नेता मानते कि नहीं मानते हैं, तभी जो है ये मोदी महोदय की कलई खुल जाएगी। लेकिन देश की जनता जागरूक हो, एक हो, भारतीयता के जज्बे में, जो जज्बा हमारे उन अमर शहीदों ने जगाया हुआ है। और सुखद इस बात है कि हमारे भारत का संविधान भी यही आदेश दे रहा है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं। तो ये सवाल जरूर इन गद्दारों से, जो बीजेपी वाले हैं, जो कि चुनाव बटोर रहे हैं, कि ये है मोहनदास करमचंद गांधी को इस देश का गद्दार मानते कि नहीं मानते हैं। इस सारी बातें हैं। जितना ये झूठ मूठ की बात फैलाते हैं, तो उसके लिए ये जरूरी है। कुछ देखिए जितने भी वारदातों के विषय में भारतीय जनता दल बताता रहता है, सिर्फ इसीलिए कि जरा इनको पहचानिए, इनको पहचानने के लिए। जैसे परसों जो है एक जो खुलासा हुआ है कि जो एक वजह करके है, कोई एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि इनका शिवसेना वालों ने उसको नियुक्त कराया था, और ऐसा आरोप जो है वहाँ का जो परमवीर पुलिस कमिश्नर ने आरोप भी लगाया है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा है कि साहब इसकी जांच करवाइए कि 100 करोड़ प्रति महीना। तो भारतीय जनता दल ने तो पहले ही कहा कि ये एनसीपी हो चाहे जीएनपीसी हो, एनसीपी माने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कि शरद पवार वाली हो, और जिससे ये एनसीपी निकली है वो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस हो।
यह वसूली की पार्टी ही है शुरू से। जब से मैंने अंग्रेज गए हैं 1947 से ये वसूली ही करती रही है। लेकिन दुखड़ा ये बात रहा कि इस वसूली पार्टी को हम क्यों 70 सालों से जो है इसको सत्ता में बिठाते रहे, ये सवाल है। तो जो गलती हुई सो गलती हुई। जब से जागिए तभी से सवेरा, इसको जो है वो उतार फेंकना है। तो और वैसे भी यानी कोई ऐसा यानी कुकर्म नहीं है कि जो इन सबों से छूटा है। ये जितने भी भूमिगत किस्म के वो तस्कर हैं, आतंकवादी हैं, और उससे इसका संबंध है शरद पवार का। इकबाल मिर्ची हो, दाऊद इब्राहिम हो, बिल्कुल। और इन जो भूमिगत किस्म के वहाँ के तस्कर आतंकवादियों, बड़ा माने मुंबई के प्रशासन में, मुंबई के पुलिस में काफ़ी उसका दखल है, पैठ है उसकी। इसकी अलग जो है वो अलग से उसकी वो कथा व्यथा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि हम क्यों इस तरह के अपराधियों को, पापियों को क्या मानसिक मजबूरी है कि इनको वोट दे करके इन्हीं के हाथों में जिनको दंडित करना चाहिए, इन्हीं के हाथों में जो है वो मैंने सत्ता दे करके वो हम भोगते हैं और उस भोग को आमंत्रित करते हैं, देश को भी जो है वो भोगवाते हैं। तो कम से कम उस मानसिकता को छोड़ने का वक्त आ गया है। तो जब तक इस देश की जनता इनको दंडित नहीं करेगी तब तक इनके दिमाग से वो भूत उतरेगा नहीं कि भाई हम तो कुछ भी करें, हम इनको भड़का देंगे, कुछ रेवड़ी फेंक देंगे, कुछ इनको माने प्रांतवाद में फैला देंगे कि हम बंगाली हैं, बाकी लोग बाहर हैं और हम बंगाल की बेटी हैं। तो दूसरा जो है वो जय श्री राम और हिंदुत्व के नाम पर जो है वो ध्रुवीकरण, ये सब के सब जो है भारतीयता के शत्रु हैं। और जो माहौल ठीक से नहीं दे सकता, वह इस देश को और इस अवाम को कुछ भी नहीं दे सकता है। इस देश को, अवाम को एक अच्छा माहौल की आवश्यकता है और ऐसे शुद्ध शासन प्रशासन की आवश्यकता है जो कि सबको नागरिक समझे और नागरिक के रूप में इज्जत बख्शे और समानता के आधार पर वो व्यवहार करे और उनको इज्जत दे और सेवा दे। जो कि इन समाज विरोधियों जो कि टीएमसी के रूप में, बीजेपी के रूप में ये कदापि नहीं दे सकती। तो ये वसूली की पार्टी ही है। तो उस डिस्कशन में जो चल रहा था, जो शायद परसों जो एक ताल ठोक करके एक प्रोग्राम आता है जी न्यूज़ में करीब शाम के 5 बजे, उसमें एनसीपी का जो प्रवक्ता उसके मुंह से ये निकल गया, वो ये कह रहा है कि बताइए कौन सा ऐसा थाना है जहां वसूली नहीं होती है। तो ये तो जग जाहिर है। इस जेएनपीसी वालों ने, हालांकि उसी जेएनपीसी के चेले हैं जो बीजेपी वाले, जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग भ्रम से, भूल से, गलती से कांग्रेस कर रहे हैं। तो ये वसूली का सिस्टम भी बनाया है, मैंने जो थाने से या और भी विधियों से। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत आश्चर्य वाली बात हो। उसके मुंह से वो उसने कबूल लिया, बात दूसरी है। यह देश को जानना चाहिए। सवाल बस यही है कि हम इतने बड़े अभिशाप को क्यों सर पर ढो रहे हैं? क्यों हमारे हाथ में मताधिकार का एक अमोघ अस्त्र है? उस अस्त्र का
बेजा इस्तेमाल करके इन देश के दुश्मनों को सत्ता में भेज रहे हैं और फिर उनके पापों को हम भुगत भी रहे हैं और फिर रोने लगते हैं कि हमारी नीयत में है। इस दुविधा से बाहर आना होगा। अब यही वक्त है कि कम से कम नोटा के द्वारा इनको सबक सिखाया जाए। देखिए, इस संबंध में जितनी भी पार्टियां हैं चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी, जीएनपीसी, लेफ्ट वाले और मीडिया, जैसा लग रहा है कि इनकी जो किलाबंदी है कि जो ये भारतीय आवाम ताकत दल का यूट्यूब के माध्यम से नोटा की जो अपील है वो जनता तक न जाए। अब तक जो है जितना भी सब ये इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई खुल करके नोटा के पक्ष में अभी कोई दिखा नहीं। देखिए, इस संबंध में भारतीय आवाम ताकत दल ये कहना चाहता है कि ये देश के दुश्मनों काले अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई है और जो ये लड़ाई हम सभी भारतीय भाई बहनों को एक होकर के लड़ना है। तो जब लड़ना है तो लड़ने में ऐसा नहीं कि तमाम अपनी ऊर्जा खर्च करनी है, सब काम धाम छोड़ करके आंदोलन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मन में ठानना है, लेकिन मन में ठानने के लिए भी जो संगठित होना होगा और भी बातें हैं। तो जब इनके खिलाफ जब देश के दुश्मनों, ये सब देश के दुश्मन हैं, टीएमसी हो, लेफ्ट हो, जीएनपीसी हो, बीजेपी हो, इस देश के शत्रु हैं विभिन्न रूपों में। तो यदि इनके खिलाफ लड़ना है हम सभी भारतीय भाई बहनों को, तो अपनी ताकत का और अपनी कमियों का, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी वीकनेसेस का, अपनी ताकत का, अपनी कमियों का एक ईमानदारी से जानकारी आकलन वो होना चाहिए। ताकत क्या है कि यदि हम एक हो जाएं भारतीयता के आधार पर, इनको बड़े आराम से शिकस्त दे सकते हैं। वीकनेस क्या है कि हम फिर भी ये बटे बिखरे हुए कि हम बंगाली हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, यह सोच बहुत ही घातक है। राष्ट्र के लिए घातक है, भारतीय समाज के लिए घातक है। यह सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी कमजोरी का फायदा यह देश के दुश्मन जो विभिन्न राजनीतिक दलों के वेस्ट में हैं, टीएमसी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे जीएनपीसी हो, चाहे बीजेपी हो, इसी कमजोरी का वो फायदा उठाते हैं। जो कल के एपिसोड में एक बात चली थी चलाई थी और वो बात शायद पूरी नहीं हो पाई कि एक करीब 4-5 लोग थे उसमें, और ये चर्चा मैंने चलाई भाई भारतीयता की। तो कुछ कट्टरवादी एक कट्टरवादी ने ये सवाल किया कि साहब जो ये भारतीयता की बात जो आप कह रहे हैं, ये मुसलमानों को सिखाइए, उन्हीं को भारतीय बनाइए, हम तो पहले से ही भारतीय हैं। इस तरह की मानसिकता कट्टरवादियों ने या उस तरह के लोगों ने अधिकांश हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में ठूसा हुआ है कि हम तो पहले से भारतीय हैं, इन मुसलमानों को भारतीय बनाया जाए। तो हमने उनसे पूछा कि आप कह रहे हैं कि हम पहले से भारतीय हैं, लेकिन आप तो बोलते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो पहले आप देश को यह स्पष्ट करिए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं, इन दोनों में आपका विश्वास किस पर है। जब मैंने इस तरह का एक चुभता हुआ सवाल पूछा कि भाई जरा देश को ये देश के सामने आप यह स्पष्ट करिए
कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं या और गर्व से कहो हम भारतीय हैं। इन दोनों में आपका विश्वास किस पर है? तो वो कुछ पल के लिए चुप हो गए। तो फिर उन्होंने एक तर्क गढ़ा, और जो कि इसी तरह का तर्क जो है कट्टरवादी, कौन कट्टरवादी? हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कट्टरवादी इसी तरह का तर्क गढ़ते हैं। तो कहते हैं क्या क्या बात करते हैं भाई साहब? अरे जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। इस तरह का तर्क, इस तरह का कुतर्क देने को वो मजबूर होते हैं। इस देश को, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को ये जानना बहुत जरूरी है कि भारतीयता का किसी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। भारतीयता का हिंदुत्व से भी कुछ लेना देना नहीं है। भारतीयता का किसी इस्लाम पंथ से भी कुछ लेना देना नहीं है। भारतीयता का किसी ईसाई पंथ से भी कुछ लेना देना नहीं है। भारतीयता इन सबों से बहुत ऊपर है और इनसे परे है। ये सभी लोग जान देंगे। हम जब भारतीय हैं तो उसके आगे हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और इसी जज्बे को समाप्त करने के लिए ये इस तरह की वो हवा दे रहे हैं और आग लगा रहे हैं कि हिंदुत्व के आधार पर ध्रुवीकरण और जो ये घोर किस्म की सांप्रदायिकता जो आग लगाती है ये ममता बनर्जी, और बाकी तो जो उसका कट मनी, तोला मनी, फलानी मनी, ये चीज़ें बहुत छोटी हैं। जो देश के साथ, भारतीय समाज के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, दुश्मनी कर रही है, उसके विषय में ये भारतीय आवाम ताकत दल आप सभी को बता रहा है। देखिए, आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय आवाम ताकत दल की ये अपील कि हमारे सभी आदरणीय मतदातागण असम विधानसभा के, तमिलनाडु विधानसभा के, केरल विधानसभा के, पुदुचेरी विधानसभा के, पश्चिम बंगाल विधानसभा के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, वो इन देश विरोधी, समाज विरोधी, देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन इन ताकतों को शिकस्त देने के लिए नोटा का इस्तेमाल करें। इस अपील को वहां तक पहुंचाएं। इस संबंध में अभी जो कहा गया है कि हमको अपनी ताकत और अपनी कमजोरी के विषय में एक ईमानदार आकलन वो करना चाहिए। जो माहौल 60-70 सालों तक हमारे आपको को दिया गया है या थोपा गया है, उसमें व्यक्तिगत स्वार्थी होने का उसमें काफी बढ़ावा मिला है। और जहां व्यक्तिगत स्वार्थ होता है वहां पर जो है ये देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जो है वो पनप नहीं पाती है, दिक्कत होती है। इस चीज को भारतीय जनता दल जब आप लोगों के बीच में आएगा या कभी मौका मिलेगा या यूट्यूब में मौका मिलेगा, बताएगा कि शहीद आजम भगत सिंह ने जो अपने खून का बलिदान दिया, फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा, और अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु ने, तो उससे पूरा देश जागा नहीं। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, मतलब है कि कुर्बानी के लिए मानसिक रूप से तैयार होइए, तभी जाकर के नैतिक रूप से आप जो है वो आज़ादी पाने के हकदार होंगे। तब भी ये जागृति जो है पूरे देश में आई नहीं। वो तो जो युद्ध बंदी थे
द्वितीय विश्व युद्ध के उन युद्धबंदियों को छुड़ा करके, जर्मनी से बात करके, जापान से बात करके, किसी से बात करके उन्होंने संगठित किया। तो वो जागृति पूरी आई नहीं, लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद से उनके अधूरे कार्य को, उनके अधूरे सपने को पूरा करना है कि देशभक्ति लानी है, भारतीयता लानी है, भारतीयता के आधार पर एकता लानी है, और यही एक रास्ता है। और व्यक्तिगत स्वार्थ को उसको छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे भारतीय आवाम ताकत दल कह रहा है कि भाई कि इस भारतीय आवाम ताकत दल की इस अपील को, नोटा की अपील को हर एक मतदाता गण तक पहुंचाइए, उसकी चर्चा चलाइए, उसके महत्व को बताइए कि यही एक रास्ता है। अभी तक वो माने जिस रूप में पहुंचना चाहिए उस रूप में अभी पहुंच नहीं रहा है। ये इतना भारतीय आवाम ताकत दल को पता है, लेकिन बस यही कहना चाहता है कि जैसे जो 60-70 सालों से जो माहौल हमारे आपके ऊपर जो थोपा गया है, तो कुछ कमजोरी से ही कुछ अपनी आदत ऐसी बन गई है कि व्यक्तिगत अपने अपने कामों में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं हम लोग। जैसे कि बच्चों की शिक्षा, कि ये बच्चों की शिक्षा आएगी तो हम अपना पूरा दिमाग लगा देंगे कि बच्चे किस स्कूल में पढ़ें, कहाँ किस स्कूल में इनका दाखिला हो, इनकी शिक्षा बेहतर हो, इनका कैरियर, इनका जीवन जो है आगे उज्जवल हो। ये हमेशा चिंता रहती है, और बिल्कुल अपना पूरा दिमाग, पूरी बुद्धि वो लगा देते हैं। कोई मकान बनाना हो तो मकान किस लोकेलिटी में बने, उसमें अच्छे से अच्छे सामग्री, मटेरियल लगे, सीमेंट है, बालू है, और इसमें लोहा, पेंट वो और इलेक्ट्रिकल आइटम बढ़िया से बढ़िया लगे, ताकि वो बढ़िया से बढ़िया मकान बने। इसमें अपना पूरा दिमाग, पूरी ऊर्जा और जितनी भी काबिलियत है उसमें लगा देते हैं। बेटी की शादी हो तो चिंता रहती है कि हम किस घर में भेजें उसको, ताकि हमारी बेटी सुखी रहे। ये उदाहरण बताए गए हैं कि जहां इस तरह के काम होते हैं तो इसमें हम पूरा अपना दिमाग, पूरी ऊर्जा, पूरी काबिलियत को लगाते हैं उन कामों में। भारतीय आवाम ताकत दल का ये कहना है कि ये जो काम है भारतीयता का, यह उससे ज्यादा महत्वपूर्ण का है। तो आपसे निवेदन करता है कि आप लोगों में कई ऐसे सोशल मीडिया के जानकार होंगे और दक्ष भी होंगे, काबिल होंगे, तो इस अपील को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, ये निवेदन करता है आप पहुंचाइए उसको। यह उन व्यक्तिगत कामों से ज्यादा महत्व का है, और जब तक इसके पास साधन मैंने उसको संगठित करने की कोशिश समानांतर रूप से कर रहा है, जब तक नहीं होता है तब तक सोशल मीडिया एक जो है बहुत सशक्त माध्यम है। उसका उपयोग करते हुए ये नोटा की जो अपील है वह हमारे प्रत्येक मतदातागण, भारतीय भाई बहनों के पास पहुंचनी चाहिए। ये निवेदन है हमारा सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, सभी आदरणीय भारतीय आवाम से, कि नोटा की अपील जो है प्रत्येक जो है मतदातागण, भारतीय भाई बहनों के पास कम से कम इन 5 विधानसभाओं के मतदातागण के पास पहुंचनी चाहिए। इसलिए कि अभी भी इसकी चर्चा जो है मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूं, अभी इसकी चर्चा अभी आ नहीं रही है। तो इसी तरह की अपील जब ये दिल्ली में चुनाव हो रहा था, भारतीय आवाम ताकत दल बराबर ये अपील कर रहा था दिल्ली के हमारे आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहनों से, लेकिन वो अपील सुनी नहीं गई, अनसुनी कर दी गई, और उसका खामियाजा जो है दिल्ली और देश के लोग देख रहे हैं। तो वो गलती दोबारा न हो। और जान लीजिए कि बगैर इनको, देखिए, इनको बस वोट का ही चोट असर करता है,
इसके अलावा और कोई चोट इनको असर नहीं करता है, इन 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 देश विरोधी, भारत विरोधी ताकतों को, जो कि राजनीतिक दलों के बेश में है। अब देखिए, यह भी संभव है कि यदि हमारे सभी आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन नोटा के लिए तैयार हो भी जाएं, तो इलेक्शन कमीशन की जो ईवीएम मशीन है वो भी उतनी वफादारी निभाती है कि नहीं निभाती है, ये भी एक सवाल जो है वो खड़ा हो जाएगा। तो खैर, पहला चरण तो जो है वो कंप्लीट हो, बाद में यदि इलेक्शन कमीशन का ही इसमें भूमिका आ जाएगी कि उसकी ईवीएम मशीन ही जो है उसमें बाधक बनेगी, उसको भी देश देख लेगा, जब ये देश और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन एक हों। और कुछ और जानकारियां आप सभी के साथ जो है वो साझा करते हैं। YouTube के माध्यम से कुछ ऐसे भी तथ्य आए हैं, हालांकि इस तरह की बातें तो और भी मन आती रहती हैं, लेकिन ये सारी तथ्य जो है इसलिए बताए जाते हैं कि इनके चरित्र को जरा समझिए कि सोनिया गांधी की जो बेटी है प्रियंका गांधी, जब उसकी शादी हुई थी, बहुत सीमित लोग बुलाए गए थे उस शादी में। और सीमित लोग क्यों बुलाए गए थे कि उसमें एक ISI का भी अधिकारी उसमें शामिल था। उस प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा जो की शादी जो रॉबर्ट वाड्रा से हो रही थी, उसमें लिमिटेड लोग बुलाए गए थे। लिमिटेड लोग बुलाने का कारण यह था कि उसमें एक ISI का भी अधिकारी या एजेंट था उसमें। ये बात जो कि सार्वजनिक न हो जाए। और कई बार अब ये बात जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो राजनयिक के द्वारा, पॉलिटिशियन के द्वारा कही जा रही थी कि जो राजीव गांधी था वो यासिर अराफात एक नेता था फिलिस्तीनियों का, तो वो कह रहा था कि जाकर उससे मिलो और मिल करके ये पता करो कि जो ये सोनिया गांधी जो है, जो आतंकवादी हमास करके थे फिलिस्तीनियों के, उसको ये पैसे का इंतजाम करती थी सोनिया गांधी हमास आतंकवादियों के लिए। तो वो पैसे उसको पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, इसके बारे में उस जो फिलिस्तीनियों का नेता था यासिर अराफात, उसे पता करना। कहने का मतलब है कि यह देश के दुश्मनों को, आतंकवादियों के साथ फंडिंग करना, देश के दुश्मनों को अपने समारोह में बुलाना, और जो है इसे राहुल गांधी का जो है दुश्मन चीन के राजदूत से उस समय मिलना जिसमें कि भारत और चीन के से युद्ध जैसी स्थिति हो, तब भी जो है दुश्मन चीन के राजदूत से रात के 12 बजे चोरी छुपे मिलना, और जो है जो चीन की जो प्रोपेगेंडा मशीन है ग्लोबल टाइम्स, उसकी झूठी अफवाह वाली बातों को कोई आधार बना करके देश में जो है चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ जो है हमेशा वक्तव्य और माहौल बनाना, अपने सेना अध्यक्ष को जो है अपने सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाना, और दुश्मन पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाने के लिए जो है लगाने के लिए नवजोत सिद्धू जैसे दूत को भेज करके गले लगवाना। ये तमाम उदाहरण हैं, तमाम उदाहरण में तमाम वाकयात हैं इसकी गद्दारी को चीख करके बयां करते हैं। और ये चीज जो है सभी भारतीय भाई बहनों को बहुत गौर से समझना चाहिए, और उसके साथ यह भी गौर से समझना चाहिए कि
और फिर ये राहुल गांधी जो है ड्रग की तस्करी में पकड़ा गया था वहां बोस्टन अमेरिका में। उसको यही वाजपेयी प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग करके वो छुड़वाया। यह रायबरेली गेस्ट हाउस में गैंगरेप का केस इस पर लगा था और मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह की सरकार के सहयोग से और इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दबाव लेकर के सारा केस सब खा गए। सारी चीज जो है इस देश के लिए इससे बढ़ के कोई अभिशाप नहीं होगा। उस अभिशाप को ये मीडिया वाले उसकी बात को बराबर दिखाते रहते। उनके दिमाग जहन में जरा भी नहीं आता कि इतना बड़ा अभिशाप है। और ये बीजेपी वाले जो है सिर्फ जो है वो कि ये विरोध पक्ष का नेता है, ये कांग्रेस पार्टी का नेता है, इतनी बड़ी वो पुरानी पार्टी का नेता है, या अधिक से अधिक ये पप्पू है। लेकिन देश के लिए कितना खतरनाक है, कितना देश का गद्दार है, कितना देश का दुश्मन है, इस रूप में जनता न समझे कि साजिश बराबर कर रही है बीजेपी। कुछ रिपोर्टें आ रही हैं कि भाई भारतीय जनता दल बीजेपी को बदनाम कर रहा है कि यह जो है वो कांग्रेस को बचा रही है। इतने हल्के रूप में लेने की क्या जरूरत है भाई। बीजेपी के लोग और मोदी महोदय बोलते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, लेकिन उनका जो चरित्र आ रहा है उनके लिए सिर्फ कुर्सी प्रथम है, बीजेपी प्रथम है, राष्ट्र तो है ही नहीं। राष्ट्र होता तो निश्चित है कि इस राहुल गांधी को इस देश का शत्रु मानते, देश का शत्रु, अपना नहीं, व्यक्तिगत नहीं, देश का शत्रु मानते। और देश के शत्रुओं का इंतजाम कैसे, देश के शत्रुओं को कैसे ठिकाने लगाया जाता है ये जग जाहिर है। तो ये बीजेपी या मोदी जी देशभक्त तो हो सकते ही नहीं है, बल्कि देश के गद्दार हैं। इन देश के खतरनाक ताकतों को, देश के गद्दारों को बचाने के कारण। और जब ये मुहिम चलती है भारतीयता की, भारतीय आवाम ताकत दल की इस YouTube के माध्यम से, तो कुछ एक कॉस्मेटिक और सुपरफिशियल, एक नाम मात्र का वो एक बहानेबाजी के रूप में इन शब्दों का वो प्रयोग कर लेते हैं। जैसे जब ये भारतीयता और भारतीयता आधारित भाईचारा और राष्ट्रभक्ति की बात जो कि लगातार भारतीय जनता दल कर रहा है, तो ये घोर गद्दार केजरीवाल, जिसका कि मैंने इसकी करतूत रही है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। जो घोर गद्दार था ये कन्हैया कुमार, उसका इसने साथ दिया। अब वो उस पाप को छिपाने के लिए इसने 45 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया, सिर्फ भारतीयता का नाम लेने के लिए और झंडा जो बंटवाने के लिए। तो ऐसे ही है, बस नाम लेना, बहाना करना। उसी प्रकार ये सुना गया कि ये भी ममता बनर्जी भी कर रहे कि भाई हमने भी देशभक्ति निभाई है क्या कि जब केंद्र सरकार धारा 370 पार्टी से जो के विषय में हमने राज्यसभा में उसका समर्थन किया था। इस तरह के इन सबों की मानसिकता है जो घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू से प्रेरणा ले रहा है। वो गद्दार नेहरू जो देश के साथ तो गद्दारी किया ही, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस
की भी हत्या कराने की साजिश किया, वो गद्दार नेहरू। और मोहनदास करमचंद गांधी जिसने और गद्दारियों के साथ साथ हमारे अमर शहीद, ये शहीद आजम भगत सिंह और सुखदेव, और अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को 12 घंटे पहले मरवाने की जो साजिश करता है, ऐसा गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को नेता भी मानती है और जो है और इनका नाम भी भुनाती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भी भुनाती है। तो इसकी ये दोगलापंथी और इस गद्दारी को बेनकाब करने की जिम्मेदारी हमारे पश्चिम बंगाल के आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय मतदातागण के कंधों पर है। उसको बेनकाब करें और ये सवाल भी पूछें और माकूल जवाब दें नोटा के द्वारा, इसकी आवश्यकता है। और इसके जगाने में इसमें जो लीड अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं हमारे आम भारतीय भाई बहन, गरीब भारतीय भाई बहन। वो बहुत आसानी से देशभक्ति की बातों को समझ भी जाते हैं और इन बातों को अपना भी लेते हैं। समस्या होती है बौद्धिक वर्ग से, संभ्रांत वर्ग से, सामंतशाह वर्ग से, और इस वर्ग को, इस संभ्रांत वर्ग और बौद्धिक वर्ग और उसी से जो पैदा हुआ या नौकरशाहों का, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो सेवानिवृत्त हो गए हैं नौकरशाह हो, रिटायर्ड जो है वो जजेज, रिटायर्ड और जजेज जो है जस्टिसेस, एजुकेशनिस्ट, ये जो कुनबा है कुछ अपवादों को छोड़ करके यह भी जो है देशभक्ति और मुल्क परस्ती के जज्बे को अपनाने में बहुत ही एक इनर्शियल, एक रूढ़िवादी मानसिकता का है और ये देश पर बहुत बड़ा बोझ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा आकलन नहीं है, वो जो है स्वामी विवेकानंद की चेतावनी के चश्मे से आप देखिए, उन्होंने क्या बोला था, द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द लाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस। जो कुछ भी उम्मीद है इस तरह की तो आम भारतीय भाई बहनों से, गरीब भारतीय भाई बहनों से है। संभ्रांत और सामंतशाह या जो कि बौद्धिक वर्ग के रूप में जो है वो परिवर्तित हो गया है। हालांकि कुछ अपवादों को छोड़ करके यह देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति ऐसे मुद्दों पर वो पाखंड तो दिखाएगा, दम्भ तो भरेगा, लेकिन उसके मन में नहीं बसता है और उसको परम स्वार्थी बनाने वाली यही जेएनपीसी रही है। इसलिए वह इस देश के लिए एसेट बनने के बजाय वो भी एक लायबिलिटी बन गई है। तो खैर उससे भी ये निवेदन है भारतीय जनता दल का कि आप जो है लायबिलिटी के दायरे से निकल करके एसेट बनिए। आप में भी बहुत पोटेंशियल है। इस पर एक अलग से वीडियो भारतीय जनता दल वीडियो भी जारी कर सकता है और आप सभी के बीच में आपको आह्वान करेगा कि आप अपने कर्तव्यों से मुल्क परस्ती के जज्बों के द्वारा मुल्क परस्ती के ये मैंने अपने इस अभियान में शामिल हो करके जो लायबिलिटी जो देश के ऊपर जो लायबिलिटी के रूप में मैंने ये जो बने हुए हैं उस डोमेन से बाहर निकल करके देश के लिए उपयोगी बनिए, एसेट बनिए, संपदा बनिए। कौन? ये बौद्धिक वर्ग का कुनबा, संभ्रांत वर्ग का कुनबा, सामंतशाहों का कुनबा, रिटायर्ड जो है वो ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह, जिसमें रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं,
रिटायर्ड जो है न्यायमूर्ति गण हैं, न्यायाधीश गण हैं, शिक्षाविद हैं, ये बहुत बड़ा है, और मिलिट्री के ऑफिसर हैं। यदि चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस जज्बे का यानी भारतीय वाम ताकत दल ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि इस जज्बे का बहुत बड़ा अभाव है। उनमें पोटेंशियल है, वो संभावना है, लेकिन इस अभाव के कारण जो है वह एसेट बनने के बजाय लायबिलिटी बने हुए हैं। तो उनसे भी ये निवेदन है कि भारतीय वाम ताकत दल के ये हमारे इन शब्दों को स्वस्थ रूप में लेते हुए वो जो है एसेट बने देश के लिए। और इसमें बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है देश के ऊपर। ये पार्टियां जो है ये दिखाती हैं कि हम देश की हितैषी हैं। बताइए, जो एक हिंदुत्व के आधार पर जो है वो ध्रुवीकरण करके जो वोट बटोरता है, जो राष्ट्रवाद का मुखौटा तो लगाता है, उसके आधार पर वोट बटोरता है, सत्ता हथियाता है, और जब उसको सत्ता मिल जाती है तो चाहे कोरोना का पीरियड हो, चाहे आपका जो है सीए के ऊपर हिंसा और उपद्रव हो, चाहे कृषि कानून के नाम पर जो आंदोलन हो, आम भारतीय भाई बहनों का ये जीवन किस तरह से नरक बनाते हैं ये राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने वाले, राष्ट्रवाद के नाम पर जो है सत्ता हथियाने वाले, और किस तरह का ये समाधान देते हैं। हिंसा को कराने वाले, पैसा इकट्ठा करने वाले, पैसा इकट्ठा किया पीएफआई ने देश में हिंसा फैलाने के लिए, वो पैसा जो है जेएनपीसी को दिया। ये तो मैंने देखिए, ये सारी घटनाएं भारतीय वाम ताकत दल बता रहा है कि वो पीएफआई जो है वो बाहर से 120 करोड़ रुपया मंगाया था, और वो पैसा जो है इसी जेएनपीसी को दिया। तो फिर उस जेएनपीसी को ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए मोदी जी की सरकार, बीजेपी वाले जो है वो बचा रहे हैं इसको। और ये निशाना सिर्फ साध रहे हैं सिर्फ दो को, ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह को। इससे ये समाधान देंगे। किसान आंदोलन के नाम पर जो है वो अपने पुलिस वालों को ही वो पिटवा दिया। कलंक जो है वो लाल किले पर जो आतंकवादी चढ़ गए, हमारा जो राष्ट्रीय गौरव लाल किला पर चढ़ गए, हमारे राष्ट्रीय गौरव जो है वो जो है वो तिरंगे का अपमान हुआ। तो इस तरह की ये राष्ट्रवादी हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आपको झांसा, धोखा, वो भी भावनात्मक अपील। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु राम हम सभी को प्यारे हैं, हम सभी को आदरणीय है, लेकिन उनको भुनाना उतना ही एक राष्ट्रीय अपराध है। नारा इस देश में सिर्फ ये देश को यदि एक करना है, एक ही नारा जो है वो चलना होगा, जय हिंद जय भारत। जय हिंद नारा था हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जय हिंद का था। और भारत की जय तो खैर बोलना ही है। और देखिए, जय हिंद जय भारत हम बोलते हैं, और कहीं कहीं जो है जो कट्टर प्रांतवादी हैं वो बोलते हैं कि जय महाराष्ट्र, कोई बोलेगा जय यूपी, जय बंगाल। ये सब देश के दुश्मन हैं। इस देश में बस यही चलेगा, जय भारत चलेगा। इसलिए जय हिंद जय भारत। और भारतीय वाम ताकत दल बराबर ही बोलता रहता है जय हिंद जय भारत। न तो जय बंगाल, न तो जय महाराष्ट्र, न तो जय तमिलनाडु, न जय यूपी, न जय बिहार, सिर्फ जय भारत, जय हिंद जय भारत। इसलिए इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।